तारीख 26/12/1983 के आदेश में तारीख 14/6/1982 के आदेश का पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण अंतर्विलित नहीं है। पाई पैरा। उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां पाई पैरा। अतः यह स्पष्ट है कि जहाँ तक उच्चतम न्यायालय का संबंध है वह संघ सूची की प्रविष्टि 77 में गठन, संगठन और अधिकारिता के लिए उपबंध किया गया है, जबकि उस न्यायालय के संबंध में प्रविष्टि 78 में गठन और संगठन के लिए उपबंध किया गया है। पाई प्रविष्टि 95 में सूची 1 में के विषयों की बाबत अधिकारिता और शक्तियों के बारे में बताया गया है। पाई सूची 2 की प्रविष्टि 65 में सूची 2 की बाबत अधिकारिता और शक्तियां बताई गई हैं और सूची 3 की प्रविष्टि 46 में सूची 3 में के विषयों की बाबत अधिकारिता और शक्तियां बताई गई हैं। पाई अतः यह बात स्पष्ट है कि जहाँ तक उच्च न्यायालयों का संबंध है, सुसंगत प्रविष्टि सूची 1 की प्रविष्टि 78 है, जो उस न्यायालयों का गठन और संगठन करने के लिए केंद्रीय विधानमंडल संसद को सक्षम बनाती है। पाई प्रविष्टि 95 सूची 1 के अंतर्गत आने वाले विषयों की बाबत अधिकारिता और शक्तियां प्रदान करने के लिए संसद को शक्तियां प्रदान करती है। पाई सूची 2 की प्रविष्टि 65 सूची 2 के अंतर्गत आने वाले विषयों की बाबत अधिकारिता और शक्तियां प्रदान करने के लिए अधिनियम बनाने के लिए राज्य विधानमंडल को प्राधिकार प्रदान करती है और सूची 3 की प्रविष्टि 45 राज्य विधानमंडल और संसद को इस सूची में प्रगणित विषयों की बाबत उच्च न्यायालय को अधिकारिता और शक्तियां प्रदान करने के लिए सक्षम बनाती है। पाई अतः इन सभी प्रविष्टियों पर विचार करने से यह बात स्पष्ट है कि जहाँ तक उच्च न्यायालय का संबंध है, सूची 1 में प्रविष्टि 78 और 95, सूची 2 की प्रविष्टि 65 और सूची 3 की प्रविष्टि 46 में पूरी तरह से सूची 1, 2 और 3 से संबंधित विषयों की बाबत उच्च न्यायालय के संगठन, गठन और अधिकारिता एवं शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध किया गया है। पाई पैरा यह निर्विवाद है कि ऐसा कोई भी विषय नहीं हो सकता जो इन सूचियों में से किसी भी सूची में प्रगणित न हो, और इसलिए यह भी संदिग्ध नहीं है कि हमारे संविधान में यदि कोई ऐसा विषय है जो विनिर्दिष्ट रूप से इन तीनों सूचियों में से किसी भी एक सूची के अंतर्गत नहीं आता, तो अविशिष्टीय शक्तियां संसद को प्राप्त होंगी। पाई ऊपर प्रगणित की गई इन तीनों सूचियों में की इन प्रविष्टियों के निबंधना अनुसार उस न्यायालय के गठन, संगठन और अधिकारिता एवं शक्तियां प्रदान किए जाने के बारे में इस स्कीम को देखते हुए जहां तक उस न्यायालय का संबंध है, ऐसी कोई भी बात छोड़ी गई प्रतीत नहीं होती जिसके लिए सूची 3 की प्रविष्टि 11 क में उपबंध किया जा सकता था, जो कि पूर्व में सूची 2 की प्रविष्टि 3 में उपबंधित थी। पाई पैरा इसी प्रकार यह उल्लेख करना भी रुचिकर होगा कि जहाँ तक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालयों का संबंध है, सूची 3 की प्रविष्टि 11 क के सिवाय अन्य कोई प्रविष्टि नहीं है। पाई यदि सूची 3 की प्रविष्टि 11 क न होती तो न तो केंद्रीय और न राज्य विधानमंडल ही उस न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालयों के गठन, संगठन और अधिकारिता प्रदान
करने के लिए सक्षम होता पाई। अतः यह बात स्पष्ट है कि प्रविष्टि 11 क एकमात्र ऐसी प्रविष्टि है जो राज्य विधानमंडल और संसद को जहाँ तक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालयों के संबंध हैं उनके गठन संगठन और अधिकारिता प्रदान करने तथा सभी आनुषंगिक विषयों के बारे में कार्रवाई करने के लिए शक्तियां प्रदान करती हैं और केवल इस कारण ही इस प्रविष्टि में उन्होंने अधिकारिता शब्द का प्रयोग नहीं किया है बल्कि न्याय प्रशासन वाले व्यापक पद का प्रयोग किया है पाई। जैसा कि ऊपर किए गए विचार विमर्श से स्पष्ट होता है पाई। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रविष्टियों में गठन संगठन अधिकारिता और शक्तियां प्रदान करने वाले पदों का प्रयोग किया गया है जबकि न्याय प्रशासन पद का अन्यत्र कहीं भी उपयोग नहीं किया गया। साथ ही जबकि सूची 3 की प्रविष्टि 11 क में गठन संगठन और न्याय प्रशासन शब्दावली का प्रयोग किया गया है पाई। इस संदर्भ में यदि विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दी गई दलील का इस प्रकार विश्लेषण किया जाए कि न्याय प्रशासन पद को पृथक रूप से पढ़ना होगा और वह उच्चतम न्यायालय और न्यायालय से भिन्न पद से जो कि इस प्रविष्टि का अंतिम भाग है नियंत्रित नहीं होगा तो इसका यह अर्थ निकलेगा कि न्याय प्रशासन पद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालय आएंगे पाई। किंतु जहाँ तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालयों का संबंध है इस प्रविष्टि में केवल गठन और संगठन के बारे में ही कहा गया है और इस संदर्भ में न्याय प्रशासन पद से जैसा कि उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतियों द्वारा मुंबई राज्य बनाम नरोत्तम दास के मामले में निर्वचन किया गया है यह अभिप्रेत होगा कि जहाँ तक उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय का संबंध है प्रविष्टि 11 क भी दोनों विधानमंडलों को अधिकारिता और शक्तियां प्रदान करने के लिए शक्ति प्रदान करती है जिनके लिए पृथक प्रविष्टियां पहले से ही मौजूद हैं जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है और इसलिए यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि उस न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की बाबत न्याय प्रशासन पद मात्र पुनरावर्ती या निरर्थक है पाई। यह स्पष्ट है कि इन प्रविष्टियों को एक दूसरे के साथ संगत रूप से पढ़ा जाना चाहिए और इसलिए इसका यह निर्वचन नहीं किया जा सकता कि जब ऊपर उद्धृत की गई प्रविष्टियों में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की बाबत अलग से अधिकारिता और शक्तियों की बाबत विषयों का पहले ही उपबंध किया जा चुका है पाई। स्टॉप।